Hey there, what's up? I hope you're doing well in your life. So, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ज्योग्राफी की वीडियोस लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 1 का ज्योग्राफी का वीडियो। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटीज होती हैं वो एक हमारा अच्छा बेस बना देती हैं हमारे फ्यूचर जो भी हम लोग अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए। और एक तरह से हमें अलग से कोई भी जीएस के मतलब कि जीएस की बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम पूरा 6 to 12 का एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो हमारा अच्छा खासा जीएस रेडी हो जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा चैप्टर 1 जो कि है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तुम्हें पता है कि अर्थ क्या है भाई साहब? अर्थ जो है हमारा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसका 1/4 पार्ट जो है वो वाटर से भरा हुआ है। और सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम जो हमारा है, सोलर सिस्टम एक लाइक एक चीज तो नहीं कह सकते हैं, बट सोलर सिस्टम जो हमारा कंसिस्ट करता है हमारे सन और बाकी प्लैनेट्स, जैसे कि हमारा हो गया मार्स, हो गया मरकरी, हो गया वीनस, हो गया जुपिटर, हो गया नेपच्यून, हो गया यूरानस, हो गया सैटर्न, हो गया और अर्थ हो गया। ठीक है, ये सब कंसिस्ट करता है हमारा सोलर सिस्टम और सन को भी कंसिस्ट करता है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो आप लोगों को सारे जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ मैं वो बताने वाली हूँ क्योंकि मैं इस चैप्टर को कई बार पढ़ चुकी हूँ। लिटरली बता रही हूँ। और मुझे पता चल गया है कि मतलब कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है और इग्नोर करने वाले पार्ट्स क्या हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई 6 क्लास का फाइनल एग्जाम या यूनिट टेस्ट तो देना नहीं है। हम लोगों को सीधे एक अच्छी नॉलेज गेन करनी है इस चैप्टर से, जो कि हमारे फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को इसका रीडिंग करना है तो आप लोग पॉज करके रीडिंग कर सकते हो। तो देखते हैं हम इस पेज में। बेसिकली जो हमारा पेज नंबर 1 है, ठीक है, इसमें हमें देखने के लिए मतलब हमें पढ़ने के लिए सिर्फ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा पहला चीज यहाँ पे दिया हुआ है, फुल मून नाइट को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून नाइट को हम लोग अमावस्या कहते हैं। देखो, फुल मून नाइट या पूर्णिमा के बारे में हम सब लोगों को पता रहता है, अमावस्या के बारे में भी हम सब लोगों को पता रहता है, बट मेनी ऑफ अस आर देयर जिन्होंने न्यू मून को नहीं देखा रहता। मतलब न्यू मून के दिन क्या होता है कि एक नया मून आता है, ठीक है, वैसे बात है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि न्यू मून के दिन जो है मतलब मून नहीं रहता है, एक तरह से निग्लिजिबल रहता है। ठीक है, तो न्यू मून अमावस्या का होता है। अभी कुछ दिन पहले निकला था तो मैंने पहली बार देखा था अपनी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट चीज है कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। तो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई, ठीक है, जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं उनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है और स्टार की खुद की लाइट होती है। क्या मून की खुद की लाइट होती है? जी नहीं, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, सन की खुद की लाइट होती है। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज हमारे होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही हॉट हॉट मतलब गर्म होते हैं। ओके, सो और वो गैसेस से भी बने रहते हैं। उनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है जो कि लार्ज अमाउंट पे वो इमिट करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया इतना? आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो, इसमें बस इतना ही पॉइंट है, याद रखना। पहली चीज ये कि फुल मून को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। न्यू मून को हम लोग अमावस्या कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? सन, मून और जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे नाइट स्काई में शाइन कर रहे हैं, अगर उन सबको हम लोग इकट्ठा कर दें तो उनको हम लोग कहेंगे सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, और क्या होता है? और स्टार क्या होता है? स्टार एक मतलब एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास खुद की हीट और लाइट होती है जो कि चमकता है रात को। हम लोग कहते हैं ना तारा। तो सी, यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ये वाला जो हमारा लेट्स डू दिया हुआ है, इसमें एक दिया हुआ है कि एक हम लोगों को टॉर्च चाहिए, एक प्लेन पेपर चाहिए, एक पेंसिल चाहिए और एक नीडल चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हुआ, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या किया कि एक टॉर्च के ऊपर एक क्या कहते हैं हम उसके सेंटर पे, जहाँ पे ग्लास रहता है वहां पे एक सर्कल बना के, मतलब एक पेपर जो है, पेपर का सर्कल उस पे लगा देता है और उसको रबर बैंड से बांध देता है। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ मतलब होल कर देता है निडल से। उसके बाद से रूम की लाइट्स को ऑफ कर देता है। अब क्या होता है कि जो हमारा परफोरेटेड पेपर है, जो परफोरेटेड सर्कल का पार्ट है जो रैप किए हैं हम लोग टॉर्च के अराउंड, जैसे ही हम लोग टॉर्च को स्विच ऑफ कर देते हैं,
Now flash the torchlight on. You will see numerous dots of light on the wall like stars shine in the night. Switch all dots of light will be almost invisible. क्या किया यार? Place the torch in the center of the paper, which with its glass front touching the paper. Now draw the circle around the torch. Perforate the paper with a needle within the circled area. Now place the perforated circle part of the paper on the glass front and wrap the paper around the torch with a rubber band. Take care that the switch of the torch is not covered. In a dark room, stand some distances. You will compare the situation that what happens to the bright objects of the night sky after the sunrise in the morning. So देखो यहाँ पे जो लेट्स डू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम लोग एक नॉर्मल टॉर्च ले लेते हैं और उसके ऊपर एक पेपर को रैप कर देते हैं, पेपर रैप करके मतलब रबर बैंड से बांध देते हैं और उसमें कुछ होल्स कर देते हैं. ठीक है, होल्स मतलब निडल से आपको दिया हुआ ना कि निडल का यूज करना है, तो निडल से कुछ होल कर देते हैं और रूम की लाइट को बंद कर देते हैं और फिर टॉर्च को ऑन करते हैं. तो क्या हम लोग देखेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे ढेर सारे डॉट्स जो है हमारे वॉल्स पे आ जाएंगे. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट को स्विच ऑफ ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो सारे डॉट्स चले जाते हैं. हाँ, तो ये यहाँ पे लेट्स डू में ये बताना चाह रहा है कि जो स्टार्स की लाइट होती है जैसे ही सन आता है वो कहीं गायब नहीं हो जाती है, वो वहीं रहती है, लेकिन वो सन की लाइट के पीछे छुप जाती है, जैसे कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट में हुआ है. तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है और सन या मून की लाइट कहाँ जाती है जब हमारा सन चला आता है. तो चंदा मामा कहीं जाते नहीं है, वहीं रहते हैं. ठीक है, वैसे उनकी खुद की लाइट तो होती नहीं है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो कि हमारा सेकेंड पेज है और ये भी मतलब कि एक इम्पोर्टेंट पेज है. कॉन्स्टलेशन के बारे में बताता है. कॉन्स्टलेशन क्या होता है वैसे? तो कॉन्स्टलेशन जो है एक पैटर्न है स्टार का. ठीक है, जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, छत पे खड़े होकर क्लाउड्स को देखते हैं ना कि क्लाउड्स में कौन से जानवर बना हुआ है. मतलब मैं तो ऐसा बहुत करती थी बट मतलब अब नहीं करती हूँ. सो स्टार्स में भी क्या होता है, स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं. ठीक है, स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं नाइट स्काई में. कुछ पैटर्न आपको 2 का दिख सकता है, कुछ 3 का, मतलब अलग अलग कुछ भी दिख सकता है. उसमें एक आपको तीर मतलब दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है. तो देखो यहाँ पे जो है ये एक अर्सा मेजर का पार्ट है. ये जो यहाँ पे एक लड़की वाला दिख रहा है स्टार कॉन्स्टलेशन. तो पहले सुन लीजिए कॉन्स्टलेशन क्या होता है, फिर डिस्कस करते हैं. So देखो constellation क्या है, the various pattern formed by the stars in the night sky is called the constellation. ठीक है, जो पैटर्न स्टार्स हमारे बना रहे हैं अंधेरी रात में उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशंस. और यहाँ पे पहले तो कॉन्स्टलेशन का एग्जांपल सुन लें आप लोग. अब अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, ये एक थोड़े फेमस कॉन्स्टलेशन है. और बाकी हम लोगों ने सप्तऋषि के बारे में पढ़ा है. सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं. यहाँ पे सप्तऋषि का एक पिक्चर दिया हुआ है, अगर हम लोग देखें तो देखिए 1 2 3 4 6 7 स्टार्स है. और ये हमारा नॉर्थ स्टार को डायरेक्ट मतलब नॉर्थ स्टार हमको स्काई में नॉर्थ डायरेक्शन का बताता है कि जहाँ पे नॉर्थ स्टार रहता है वहां पर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है. तो ये जो हमारे सप्त ऋषि वाले स्टार्स होते हैं इनमें 2 स्टार्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्टार्स पॉइंटर स्टार्स होते हैं जो कि हमारे नॉर्थ स्टार्स को इंडिकेट करते हैं कि नॉर्थ स्टार यहाँ पे है. तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सप्तऋषि के बारे में. और जस्ट अ सेकेंड.
हाँ लाइट ही चली गई तुरंत। हो गया ना। In ancient times, people used to determine the direction during the night sky, during the night with the help of the stars. ठीक है, और पोल स्टार की हेल्प से वो लोग नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर लेते थे। और सप्तऋषि किसका पार्ट है? सप्तऋषि जो है हमारे अर्सा मेजर का पार्ट है। अब क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो प्लैनेट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, और वो या तो स्टार की लाइट से रिलेट होती है या तो फिर सन की लाइट से। ठीक है, प्लैनेट समझ में आ गया क्या होते हैं? अब प्लैनेट्स वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? वैंडरर्स। ठीक है, प्लैनेटाई शब्द है, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है वैंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। नाउ देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही प्लैनेट है जिसके पास रिंग होती है, जो कि हमारा सैटर्न है, बट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि नेपच्यून के पास भी रिंग होती है। इन चारों, जो हमारे चारों प्लैनेट्स हैं, इन चारों प्लैनेट्स के पास क्या होती है? रिंग होती है। इन चारों आउटर प्लैनेट्स के पास रिंग होती है। हमें पता है ना कि जो चार प्लैनेट्स हैं उनको, बाहर वाले, उनको क्या कहते हैं हम लोग? आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये किससे बने रहते हैं? लिक्विड और गैसेस से बने रहते हैं। ठीक है, ये चीज पता चल गई। तो इसके बाद से देख लें कि मून क्या है। मून एक सैटेलाइट है। मून एक सैटेलाइट है जो कि हम लोग स्काई में देखते हैं। सो इस पेज में मेरे ख्याल से इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहले इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टलेशन हमें पता चल गया है कि क्या होता है। कॉन्स्टलेशन यहाँ पे है। कॉन्स्टलेशन हमारा जो वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द स्टार एट नाइट इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन। एग्जाम्पल है उनके अर्सा मेजर हो गया या बिग बियर हो गया। सप्तऋषि है जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। ये एक पार्ट है किसका? अर्सा मेजर का पार्ट है, और ये इंडिकेट करता है किसको? पोल स्टार को या नॉर्थ स्टार को। ठीक है, और जो हमारा पोल स्टार होता है वो एक ही पोजीशन में रहता है हमेशा स्काई में, रोज की जगह, रोज की रोज वो उसकी वही जगह होती है। नाउ प्लैनेट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग हमारा वैंडरर्स होता है। और प्लैनेट के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, ये एक फैक्ट है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने अभी आपको बताया कि 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास हमारा रिंग होता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। चारों के पास क्या होता है? रिंग होता है। ये चारों क्या है? आउटर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और ये इनकी जो बेल्ट होती है वो किससे बनी होती है? बेसिकली गैसेस से बनी होती है। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डेब्रिस कहते हैं, स्मॉल डेब्रिस। ठीक है, इस पेज में सिर्फ इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सोलर सिस्टम है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स मूव टू इट। उसके पहले एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर दिखेगी यहाँ पे आप लोगों को। I can't turn it, I guess. Let me try. Oh, yeah, I can. So देखो उसको, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। स्मॉल कर देती हूँ मैं। यस, सो ये हमारे बेसिकली 8 प्लैनेट्स हैं। इसके पहले लोगों का कहना था कि 9 प्लैनेट थे, जिसमें हमारा एक प्लूटो आता था। तो प्लूटो अब कौन सा प्लैनेट बन गया? प्लूटो हमारा डॉर्फ प्लैनेट बन गया है। वो कहीं भी गया नहीं है, वो यहीं पे है। ठीक है, वो डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में चला गया है। नाउ देखो यहाँ पे जो हमारे 4 प्लैनेट्स यहाँ वाले हैं, मतलब जो हमारा मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर आते हैं, इधर की तरफ आते हैं, सन की तरफ। उनको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स। उनको क्या कहते हैं हम लोग? इनर प्लैनेट्स। और ये किस चीज के बने होते हैं? ये रॉक से बने होते हैं। और बाकी जो हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है, ये सब किससे बने होते हैं? ये सब हमारे लिक्विड एंड गैसेस से बने होते हैं ना। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए, लाइक 58, 108, 150 हर प्लैनेट के ऊपर। तो ये नंबर जो है उनका डिस्टेंस है सन के कंपैरिजन में, कि सन से उनका डिस्टेंस कितना दूर है। तो लाइक मरकरी का जो डिस्टेंस है वो सन से हुआ है 58 मिलियन किलोमीटर, वीनस का 108 मिलियन किलोमीटर, अर्थ का 150 मिलियन किलोमीटर। सो इस पेज में हमें क्या क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जो हमारा मून है, सॉरी, जो हमारा अर्थ है, उसका डिस्टेंस सन से कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है।
और जो हमारे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं वो हमारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, और बाहर के 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। आउटर प्लैनेट जो है हमारे वो लिक्विड और गैसेस से बने होते हैं, जो इनर प्लैनेट्स हैं हमारे वो रॉक से बने होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को डिस्टेंस याद रखनी है अर्थ की, कि अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर है। सेम एज वी टॉक अबाउट कि अर्थ का रेडियस कितना होता है, हम सबको पता होगा कि 6400 किलोमीटर होता है। जो भी फिजिक्स पढ़े होंगे सबको पता होगा कि अर्थ का जो रेडियस है वो हमारा होता है 6400 किलोमीटर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज टू टेल इट। सो देखो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ सोलर सिस्टम के बारे में, कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है। तो सोलर सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, सन आता है, अर्थ आता है, और सन आता है, सारे 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, और कुछ और अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि हमारा एस्टेरॉइड हो गया, मीटेरॉइड हो गया। ये सारी चीजें जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में आती हैं। और सन क्या है, सन जो है हेड ऑफ द फैमिली है। अब देखो सन जो है उसका डिस्टेंस हमें पता चल गया कि 150 किलोमीटर अवे है। और जो हमारा सन है वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट सिस्टम है कह सकते हैं, या हॉट पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, हॉट गैसेस से भरा हुआ है। बस यहाँ पे सन में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और प्लैनेट्स हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पे दिया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सॉल्व डज नॉट्स। एम फॉर हमारा हो गया मरकरी, V for Venus, C for Earth, M for again Mars, then J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, and N for Neptune. Now, अब जो हमारे प्लैनेट्स है वो एक इलोंगेटेड पाथ में मूव करते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे जो प्लैनेट्स है वो इलोंगेटेड पाथ में मूव करते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। और मरकरी जो है वो सबसे पास में है, नियरेस्ट टू द सन है। और हाँ, एक और बात यहाँ पे याद रखना कि जो अर्थ का ट्विन है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन कहलाता है। तो जो हमारा वीनस है वो अर्थ का ट्विन कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो अर्थ की प्रॉपर्टीज से मिलती हैं, जैसे कि कुछ हमारा शेप साइज हो गया, या फिर कई ऐसी चीजें हैं जो दोनों में सिमिलर है। तो इस वजह से जो है वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं। ओके, ये चीजें यहाँ पे अब तक यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। दूसरी चीज ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे देखो ये वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि टिल रिसेंटली अगस्त 2006 वाला पैराग्राफ जो है, प्लूटो वाज कंसिडर अ प्लैनेट। 2006 तक हम लोग प्लूटो को अपनी सोलर सिस्टम का पार्ट मानते थे और उसको भी एक प्लैनेट मानते थे। तो हमारे हिसाब से 9 प्लैनेट्स थे। बट 2006 अगस्त में क्या हुआ, जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इन्होंने डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है और प्लूटो जैसे अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, जिसका नाम उन्होंने डॉर्फ प्लैनेट रखा, और उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, वैसे ही 2003 में एक और प्लैनेट पाया गया जिसका नाम था सीरस। ठीक है, सीरस नाम था। सो उसको भी डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। तो सीरस और प्लूटो प्रेजेंट में डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखे हुए, रखे नहीं हुए मतलब कि वो है मौजूद हैं, लेकिन उनको एक अलग तरह से पढ़ा जाता है या अलग तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं वर्ड ओरिजिन में, अगर हम लोग देख लें यहाँ पे वर्ड ओरिजिन में। ठीक है, तो यहाँ पे जियोलॉजी का अर्थ, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ द अर्थ कहते हैं, जैसे हमारा ज्योग्राफी हो गया, इसमें भी स्टडी ऑफ द अर्थ ही करते हैं हम लोग। तो जियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द अर्थ करते हैं। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और जियोलॉजी को स्टडी ऑफ द अर्थ कहते हैं। ज्योमेट्री में पता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड क्या होता है, जियोइड एक स्पेसिफिक नेम है जो कि अर्थ की शेप को दिया गया है। ठीक है, अर्थ का शेप जो है बहुत यूनिक शेप है। उसको ना तो हम लोग ओवल कह सकते हैं, ना तो कोई और शेप कह सकते हैं। ठीक है, ना ही बिल्कुल सर्कल कह सकते हैं, ना ही स्फीयर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से जो हमारा ऊपर का दोनों पार्ट होता है उससे दोनों जगह क्या होता है, पोल्स पे फ्लैट होता है, थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है। तो इस वजह से उसके लिए एक अलग ही शेप बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं जियोइड। इसके शेप को एक अलग नाम दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं जियोइड। और जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। और ये एक थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, इस पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा वीनस है वो उसको हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो शेप और साइज है वो कुछ सिमिलर है अर्थ के शेप और साइज से। और 2006
अगस्त में क्या हुआ, जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने डिसीजन लिया कि जो हमारा प्लूटो है उसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखेंगे जिसका नाम है डॉग प्लैनेट। डॉग प्लैनेट की कैटेगरी में रखेंगे, और साथ में सीरियस जो है जो कि 2003 में मतलब कि डिस्कवर हुआ, उसको भी हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। और नेक्स्ट चीज ये है कि जो हमारा ज्योग्राफी है उसका, उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, और जो स्टडी ऑफ द अर्थ है उसको हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। और अर्थ का शेप जो है वो जियोइड होता है। क्यों जियोइड होता है? क्योंकि वो स्लाइटली फ्लैटेंड होता है पोल्स पे, और अर्थ एक फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। So coming to the next page, conditions favorable to support life and probably found only on the earth। मतलब कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पे और लाइफ रह सकती है, जहाँ तक अभी तक पाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है कि क्या क्या कंडीशंस है जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है अर्थ पे। तो क्या क्या है, अर्थ जो है हमारा वो ना ज्यादा कोल्ड है ना ज्यादा हॉट है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब कि सर्दी भी होती है यहाँ गर्मी भी होती है। और वाटर है, एयर है, तो ये सारी चीजें, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सारी चीजें बेसिकली नॉर्मल है किसी भी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। सो ये सारी चीजें हमारा यूनिक प्लैनेट अर्थ में पाई जाती हैं। इसके अलावा क्या है कि हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका टू थर्ड पार्ट यानी कि आधे से भी ज्यादा पार्ट है वो किससे भरा हुआ है? वाटर से भरा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ऑल्सो अब आते हैं मून पे। तो देखिए मून का, और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट जो कि हमारा क्या है? मून है। तो मून का जो डायमीटर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है किसके डायमीटर का? अर्थ के डायमीटर का। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर है। सो मून जो है वो 1/4 है किसके? अर्थ के डायमीटर का। दैट मीन्स कितना हुआ है यहाँ पे? और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। मतलब मून का डिस्टेंस, अर्थ और मून का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। काफी ज्यादा है। नाउ दूसरी चीज दी हुई है कि अब हम लोग अगर कंपेयर करें डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड देन फ्रॉम द मून, तो काफी ज्यादा मतलब मून फिर भी हम लोगों के नजदीक है इन कंपैरिजन टू द अर्थ, है कि नहीं? क्योंकि अर्थ कितने दूर था? अर्थ सन से कितने दूर था? 150 मिलियन किलोमीटर था। लेकिन जो हमारा मून है वो तो काफी पास में ही है, सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है। यस। सो इतनी बातें क्लियर हुई। इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो अर्थ है वो हमारा 2/3 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से भरा हुआ है, इसलिए हम लोग इन्हें ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ऑल्सो कि मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है किसकी डायमीटर का? अर्थ के डायमीटर का। और अर्थ का रेडियस कितना है? वो 6400 किलोमीटर है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून कितना है? 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, let's come to it. Sorry. यहाँ पे देखिए ये वाले पैराग्राफ में, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. That means ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो मून है वो, उसको मतलब वो 27 डेज उसको लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एंड साथ ही साथ 27 डे उसको उतने ही लगते हैं एक अपना रोटेशन कंप्लीट करने में, एक स्पिन कंप्लीट करने में। दैट मीन्स कि मून रिवॉल्व और रोटेट दोनों एक ही टाइम पे कर सकता है। दैट मीन वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने ऊपर देखिए कि कुछ प्लैनेट जो है वो काफी सालों बाद अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, कुछ बहुत जल्दी कर लेते हैं, मतलब रोटेशन जल्दी कर लेते हैं। लेकिन मून के साथ ये है कि वो दोनों अपना 27 डेज में ही कर लेता है। एंड इसकी वजह से क्या है कि हम लोग सिर्फ एक साइड ऑफ मून को ही देख पाते हैं एक बार में, ठीक है। ऑल्सो आगे क्या दिया हुआ? द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। ये हम सबको पता है कि मून पे हम लोग रह नहीं सकते हैं, ना वहाँ वाटर है ना वहाँ एयर है।
ठीक है, अब कुछ अमेजिंग फैक्ट्स कॉर्नर पे दिए हुए हैं, लेट्स गो थ्रू इट। तो ये तो हमें पता ही है कि लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड में दी हुई है, लेकिन जितने भी फिजिक्स वाले हैं सबको पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। और क्या, लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितने टाइम लगते हैं? सिर्फ 8 मिनट्स लगते हैं। फिर भी मतलब ज्यादा ही है, क्योंकि लाइट तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, बट सिंस इतना ज़्यादा डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, तो इसकी वजह से 8 मिनट्स लगते हैं लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, सन की लाइट को ना। और क्या दिया हुआ यहाँ पे? दिया हुआ अमेजिंग फैक्ट, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट मेन थे जिन्होंने मून पे अपने कदम रखे थे। और किस दिन रखे थे? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे गए थे। ठीक है, he was the first person to go। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ पे गए थे? मून पे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या दी हुई है कि सैटेलाइट क्या है? तो सैटेलाइट वो बॉडी है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है। ऑल्सो मैन मेड सैटेलाइट्स के बारे में दिया हुआ। तो मैन मेड सैटेलाइट्स आजकल देख रहे हैं सारे साइंटिस्ट सैटेलाइट बना रहे हैं ना, इधर उधर जाने के लिए या अपने कोई काम करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, रॉकेट, मतलब कई चीजें आजकल तो मतलब बहुत ही चीजें बन रही हैं। तो ये सारे सैटेलाइट हम लोग मैन मेड कर बनाते हैं, इसलिए इनका नाम मैन मेड है। और कौन कौन से सैटेलाइट इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में है प्रेजेंट में? तो उसमें से कुछ दिए हुए हैं हमारे। आई इनसैट है, IRS है, नेरियोसैट है। ठीक है, ये 3 सैटेलाइट और भी है, मतलब इतने ही नहीं है। ये सारे सैटेलाइट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। और मून पे क्या है? मून पे सिर्फ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और डिप्रेशंस हैं। डिप्रेशंस मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन एक माउंटेन की तरह होता है, वो नीचे से स्लोप होता है, तो उसका स्लोप बहुत ज्यादा होता है डिप्रेशन का। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, जिसमें हमारा एस्टेरॉयड मेटेरॉयड के बारे में बात की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। देखते हैं, हमेशा न्यूज में दिखाता है कि एस्टेरॉयड आ रहा है, कभी मीटेरॉयड आ रहा है, कभी क्या आ रहा है क्या ये? तो लेट्स गो थ्रू इट। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले सीरस के बारे में, जो कि एक प्लूटो की तरह वो भी डॉग प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है, और वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एस्टेरॉइड्स, तो एस्टेरॉइड भी मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाए जाते हैं। जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं वो कहाँ पे मेनली रहते हैं? वो मार्स और जुपिटर के बीच में देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, अब लोग पूछते हैं एस्टेरॉइड है क्या? तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि एस्टेरॉइड जो है, जो प्लैनेट्स पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, उन्हीं के टूटे हुए पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत साल पहले, अभी के नहीं, बहुत बहुत साल पहले जो प्लैनेट एक्सप्लोर करे होंगे, उनके एस्टेरॉइड पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मेटेरॉइड। मेटेरॉइड क्या है? तो मेटेरॉइड जो है वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, तभी उनका अलग अलग नाम रखा गया है। ठीक है, इसके आगे तो कुछ ज्यादा मतलब डीप बात नहीं कही गई है, नॉर्मल बात कही गई है कि क्या क्या होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, फ्रिक्शन, फिर लाइट आती है, फिर फ्लैश ऑफ लाइट जलती है, मतलब कई चीजें हैं, हमारे काम का नहीं है, जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ये जो यहाँ से स्टार्टेड, डू यू सी अ व्हाइटिश बोर्ड ब्रॉडबैंड लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पार्ट? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है, यहाँ से है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो सबसे पहले तो बिल्कुल नॉर्मल बात से आते हैं कि पहले हमारा एक अर्थ है, अर्थ और कई प्लैनेट्स मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम के साथ और भी मतलब ऐसे कई मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम हैं जो मिलके मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं, और ऐसे कई गैलेक्सीज हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज a huge system of billions of stars, clouds of dust and gases. There are million of such galaxy that makes the universe. मतलब ऐसी कई सी चीजें हैं जो हम लोगों ने नहीं देखी है, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं, जहां जा भी नहीं सकते हैं। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं।
Okay, now it is difficult to imagine how big our universe is, जैसा कि मैंने कहा. एंड मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारे आकाश गंगा के नाम से पहले जानी जाती थी. और कुछ तो खास दिया नहीं हुआ इस पैराग्राफ में. सो एंड हो गया है लगता है, कह सकते हैं. नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. सो ये हमारा हो गया. तो यहाँ पे दिया हुआ अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी एंड यूनिवर्स. लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. कर लेते हैं ये भी छोटा सा. हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? तो प्लैनेट कैसे स्टार से डिफर करता है? पहली चीज तो यही है कि प्लैनेट के पास खुद की लाइट होती नहीं है, स्टार के पास होती है. सो व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम क्या है भाई साहब? सोलर सिस्टम कई चीजों का मतलब जिसमें हमारे सारे प्लैनेट्स आते हों. और क्या क्या आते हो? हमारा एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, स्टार, मतलब ये सारी चीज. स्टार नहीं मतलब कह सकते हैं हम, वो भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो हम लोग इसका ट्रिक पढ़ रहे थे कि माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. मतलब क्या क्या थे भाई साहब? याद है कि भूल गए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. प्लूटो होता तो प्लूटो भी कहते हैं, बट प्लूटो तो अभी नहीं है. आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून? तो हमने बताया कि मून का जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन का टाइम है वो सेम है, और कितना है? 27 डेज है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स जो है मिलियंस ऑफ गैलेक्सी टुगेदर मिलके क्या बनाती है? हमारा यूनिवर्स बनाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज. अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहते हैं. वीनस को कहते हैं. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? थर्ड नियरेस्ट कौन है? हमारा अर्थ है. ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ elongated path. elongated path और मतलब ओवल की तरह, ओवल शेप का ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट रहता है. ठीक है. नेक्स्ट बोला है कि द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द नॉर्थ स्टार. अगर हमें पता हो तो पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन. अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कौन से ऑर्बिट्स के बीच में एस्टेरॉइड पाए जाते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं. नेक्स्ट फिल द ब्लैंक्स देख लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो वेरियस पैटर्न फॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है a huge system of stars called galaxy. Very simple. And galaxy, millions of galaxies called universe. Now next question है कि dash is the closest celestial body to a earth. कौन सा है भाई साहब? सेलेस्टियल बॉडी बोला है तो देखो सेलेस्टियल बॉडी ना कोई प्लैनेट उतना करीब है, ना ही कोई सॉरी ना ही सन इतना करीब है. करीब कौन है? हमारे करीब है हमारा मून. ठीक है. तो इसलिए जो है हमारा सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी की बात की गई है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? मून को कहेंगे. और मून की डिस्टेंस अभी मैंने बताई कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर. ठीक है. डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. कौन सा है? अर्थ है. Planets do not have their own heat and light both. Okay. So finally we have come to the end of the chapter. इसमें मैंने जो भी मुझे important लगा, जो आपको पढ़ना चाहिए था, मैंने शॉर्ट में कर दिया. एंड आई होप मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं हूँ. डेफिनेटली नहीं छोड़ी होंगी. अगर आपको लगे तो आप आई होप दैट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. अगर आप ध्यान से देख लेते हो इस वीडियो को, इम्पोर्टेंट चीज कहीं पे नोट कर लेते हो तो आपको काफी अच्छी हेल्प मिल जाएगी. एंड आई सजेस्ट दैट अगर आप इससे कुछ नोट भी करते हो मैं वीडियो से, तो ट्राई करो कि एक ही जैसे फ्लैश कार्ड होते हैं ना, मे बी आप लोग फ्लैश कार्ड बनाते हो, मैं तो बहुत फ्लैश कार्ड बनाती हूँ. एक पेज ले लो, उसी एक पेज में आप चाहो तो 2 चैप्टर एडजस्ट करना चाहो. ये नहीं कि उसी में घुसा घुसा कर दी राइटिंग में देखना है, बट जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो चीज अपने दिमाग में कई दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हो, वो चीजें आप लिख लो, ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो जितनी भी वैसी चीजें हैं वो सारी आपके दिमाग में दोबारा से आ जाए. ओके. सो ना फिर मैं आऊंगी सेकेंड चैप्टर के साथ. एंड ऐसे ही टाइम लगेगा बट कंप्लीट हो जाएगी सारे चैप्टर्स.
So bye bye. अच्छे से पढ़े आप लोग. Keep soaring high. And please support my channel, like and subscribe, and also comment if any doubt you have. Okay, thank you.